ये मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टार्ट करो स्टार्टअप के 5th एपिसोड में। दोस्तों, ये वाला जो हम एपिसोड लेके आए हैं उसके लिए हम लोग ट्रैवल करके आए हैं नदबई तहसील भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में। और यहाँ आने का एक रीजन था, यहाँ पे हमें एक ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं जिन्होंने 1995 में सिर्फ 200 रुपए, वो भी किसी से उधार लेके अपने एक स्कूल को स्टार्ट किया। और आज 2021 में हम हैं, आज हम उन्हीं के कॉलेज कैंपस स्कूल कैंपस में हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, आज उनके पास मोर देन 3000 प्लस का स्टूडेंट का नंबर है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक 1995 में 200 रुपए की उधारी से स्टार्ट किया हुआ सपना आज इस लेवल तक पहुंच सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग आपके सामने इंटरव्यू लेंगे सर का। स्कूल के जो टैगोर पब्लिक स्कूल के जो चेयरमैन और डायरेक्टर सर हैं मिस्टर सतीश शर्मा जी, आज हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका ऋतु का। इस तरीके का आपने ये सोच रखी और आप ऐसे लोग जिन्होंने माइनस से लाइफ स्टार्ट करके जीवन की शुरुआत की है और उसका आप ये वीडियो या यूट्यूब चैनल पर कहीं चलाएंगे, तो मैं साधुवाद करूंगा आपको। इस तरीके के आपने जो प्लानिंग किया और लोगों को एक मैसेज सेंड करेंगे। थैंक यू सर। तो सर, इसमें मेरा इस वीडियो का फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपने बहुत ही कम उम्र रही होगी आपकी, और फाइनेंशियल कंडीशन तो हम इसी स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं कि 200 रुपए आपने किसी से उस टाइम पे उधार लिए। तो सर, उस टाइम पे कैसे आपको एक सपना देखा आपने कि मैं एक एजुकेशन लाइन में ही स्टार्ट करूंगा अपना करियर? फिर दूसरी बात, एक अपन एक छोटी तहसील से आते हैं, तो फिर एक किसी का मन होता है कि हम नियर बाई सिटीज में मूव कर जाएं, जैसे भरतपुर, आगरा, मथुरा, जयपुर हो गया, या कहीं भी नियर बाई बड़ी सिटी में चले जाके हम अपना करियर डिसाइड करने का सोचें। तो कैसे सर माइंड में आया, प्लीज हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक छोटे से गांव भरतपुर के पास ही मोरोली कला गांव था, वहां का मैं रहने वाला था। ओके सर। हमारा परिवार यहाँ नदबई में शिफ्ट हो गया। और मैं जब 12th बायो कर रहा था, करने के बाद वहाँ एक पास में स्कूल था, वो पढ़ाने के लिए आए। हमारे भाई साहब एमए बीएड थे, मैं पढ़ाने के लिए, उनके पास टीचर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जा रहे, तो भाई साहब ने मना कर दिया जाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, और मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज किया और वहां पढ़ाया। पहली बार मुझे 700 रुपए की सैलरी मिली पर मंथ के हिसाब से। वो 700 रुपए की सैलरी मिलने के बाद मुझे जो खुशी मिली, पहली सैलरी जिसको मिलती है उसकी खुशी का अंदाजा वो लगा सकता है, उसके दूसरा कोई नहीं लगा सकता। पहली सैलरी मिलने के बाद मेरे अंदर एक आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो गया और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं जो है अब ये शिक्षा जगत में जो है बच्चों को पढ़ाऊंगा और बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपन रोजगार देकर शिक्षा रूपी स्तंभ को सेवा के भाव से लेकर समाज में काम करें। अच्छा, देखिए, उस समय हमने 200 रुपए मांग के ये स्कूल खोला था, उधार लिया था हमने अपने रिश्तेदार से, और 200 रुपए मांग के दीवारों पर पेंट किया था। 200 रुपए का पेंट लाए और दीवारों पर पोत दिया, पेंट किया, और उस पेंट से हमने स्कूल चलाए। कुछ बांस के टुकड़े लाए, उनके टुकड़े करके उनको लोहे के तार लेके, और जो हम बरसात में बरसाती जो होती है प्लास्टिक वाली, उसको लाके हमने जो खाली जगह थी उसमें वो सिटिंग अरेंजमेंट किया बच्चों का। तो सर, जैसे आपने स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट कैसे आए, मतलब आपने कैसे अप्रोच किया स्टूडेंट्स को कि हमने स्कूल ओपन किया? फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट आने के लिए हम लोग पैदल जाते थे। कहीं हमारे पास एक टूटी सी साइकिल थी, वो भी उधार साइकिल मांग के। साइकिल के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, साइकिल भी उधार मांग के गाँव में गए, और वहाँ बड़ी मुश्किल से कुछ ढकेल वाले बहुत मजदूर टाइप के लोगों के बच्चे हमने कलेक्ट किए, और इस तरीके से हम 30 से 35 बच्चे मुश्किल एकत्रित कर पाए। और उनके साथ फिर हमने बहुत परिश्रम किया, रात दिन उनके साथ वर्क किया, घर पे जाना, फील्ड करना, उनको देखना, चेक करना, उनको अलग से पढ़ाना। इस तरीके से करके ये बच्चे अगली साल रिजल्ट देने लगे। उसके बाद पहली बार 98 में बोर्ड हुआ था, 98 या 99 में, उसमें हमारा बच्चा जो है नदबई में टॉप आया था, तो हमारी स्ट्रेंथ उससे डबल हो गई। ओके, मतलब पहला टर्निंग पॉइंट मिला उस टाइम पे। हाँ, डबल हो गई और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर 2001 में हमारा 8वीं बोर्ड जिला बोर्ड हुआ करता था, उसमें 2001 में एक मेरिट आई। हमें जो एक इंस्पायर्ड हो गए हम लोग अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और हम आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। सर, आपने बताया कि मेरिट भी आती गई और धीरे धीरे करके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो आगे बढ़ती गई।
इसमें मैं जानना चाहूंगा सर, ऐसी क्या यूएसपी थी आपके स्कूल में, ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से स्टूडेंट आपके स्कूल में आए और उन्होंने मेरिट, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज आपके रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस टाइप से आपने क्या स्पेशल कुछ चीजें ऐसी दी स्टूडेंट्स को, स्टडीज के लिए मटेरियल दिया, या कुछ क्या रीजन रहे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, सर्कमस्टेंसेस तो बहुत विपरीत रही थी परिस्थितियां, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा सा कैंपस था, वहीं गाय बंधती थी, वहीं खाना बनता था, किचन होती थी। हमारे पंपलेट भी निकाले गए मार्केट में कि एक ऐसा स्कूल जहां गाय बत्ती हो, चारा भरा रहता हो और वहीं खाना बनता हो, किचन भी वहीं हो, और बच्चों के टॉयलेट के नाम पर नहीं हो, उधर उनको कहीं दूर जाके किसी स्थान पर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता हो गर्ल्स और बॉयज को। ऐसी विषम परिस्थितियों में, और उधर से हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग थे उन्होंने अखबार में पंपलेट के रूप में निकाला कि ऐसा स्कूल जहां पे टॉयलेट नहीं है, जिसमें बिल्डिंग नहीं है, जहां गाय बत्ती हो, उस स्कूल में क्या बच्चे पढ़ाना चाहोगे। फिर भी पेरेंट्स ने, अभिभावक जो बच्चों के थे, उनको एक बेहतर ज्ञान मिला। गुरुकुल प्रणाली पर वो पेड़ के नीचे या फिर जमीन पर बैठकर दरी पट्टी के लिए पैसे नहीं थे, और उस स्थिति में वो पढ़ के वो बच्चे आगे बढ़े और हम अपने सत्य के मार्ग पर टिके रहे और संघर्ष किया। फिर बच्चों के साथ एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, उनके घर पर जाकर संपर्क करते थे। सर, जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज किया कि हम बच्चों के घर पे भी जाते थे, तो मतलब आपने जो अपना मतलब ट्यूशन आप लोग घर पे जाके देते थे उनको, या कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस पॉइंट। हमने घर पे भी ट्यूशन दिया, उनकी पूरी देखभाल की, उनके टाइमिंग देखा, कितने घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, और उनको जहां आवश्यक था स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लासेज लेते थे, और घर पे भी किसी अगर टीचर की सब्जेक्ट में कहीं कमजोर थे तो हम टीचर्स स्कूल में घर में भेजकर उनको एक्स्ट्रा और ऐड कराते थे। तो ये सब मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, कोई चार्ज नहीं लेते थे स्टूडेंट से ना पेरेंट्स से। तो टारगेट एक ही था, मतलब कि रिजल्ट हमें देना है, मतलब क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में से आए थे, मुझे थर्ड क्लास में ये सपना तो मैंने तभी जागृत कर लिया था जब मैं थर्ड क्लास में, मैं और मेरी एक छोटी बहन थी, उसको स्कूल से निकाल दिया था, और ये कहा गया था कि जब तक फीस नहीं आए तब तक स्कूल नहीं आना। मैं छोटी बहन को लेकर स्कूल से घर आ गया और मैंने पेरेंट्स को कहा कि जब तक आप फीस नहीं देंगे तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, और पेरेंट्स ने हमें 4 महीने बाद फीस दे पाए, तब हम स्कूल गए। तभी मैंने संकल्प ले लिया कि मैं स्कूल खोलूंगा। अगर मैंने भविष्य में स्कूल खोला तो मैं किसी बच्चे को फीस के लिए नहीं भगाऊंगा, और टिल 27 ईयर्स हो गए मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को, चाहे 2 ईयर्स 3 ईयर्स की फीस नहीं आई। कोई नॉट ए सिंगल मैन नहीं कह सकता कि फीस के लिए उसको स्कूल से बाहर निकाला। अच्छा, ये संकल्प भी साधा, इस संकल्प को साधा हमने। आजकल के टाइम में जहां पे हम देख रहे हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से सब कुछ मॉनेटरी गेन्स के ऊपर ही टिका हुआ है, वहां पे एक ऐसे स्कूल का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है जहां पे इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आज ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, और उन लोगों को कभी पैसे की वजह से ये नहीं कहना पड़े कि आप अपने घर जा सकते हैं, तो ये सर एक बड़ी बात है। ये मतलब मैं कहूंगा एक यूनिक आपका पॉइंट है सर यहाँ पर। देखिए, हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं वो विलेजिंग सराउंडिंग एरिया में, जहाँ 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा लोगों के पास पर है, और बहुत ज्यादा अर्निंग सोर्सेज नहीं है। एक ग्रामीण विलेजिंग सराउंडिंग एरिया का स्कूल होने के नाते यहाँ शिक्षा के तौर पर बहुत कम खर्च होता है, और खर्च होने के लिए उनके पास ऐसा होता ही नहीं। लेकिन हमने उपलब्ध संसाधनों में भी बेहतरी ढूंढकर उनके साथ जस्टिस किया, और फिर हमारे पास बाहर से बच्चे आने लगे, बाहर से बच्चे आने, उनकी देने की क्षमता भी कुछ बढ़ी, और संस्था ने ग्रो किया। और आज की स्थिति में हमारा हर बैच में निकलने वाला, 12th क्लास में निकलने वाला 70% स्टूडेंट कहीं ना कहीं जॉब में जाता है, चाहे वो नीट की एग्जाम कलेक्ट करता है या फिर RAS या किसी अन्य परीक्षा में, वो निश्चित रूप से सफल होता है, क्योंकि उसका बेस जो है उस तरीके का बनाया जाता है कि हमको प्रतियोगी परीक्षा के तहत ही उसके साथ हम ये वर्क कराते हैं। हमारे पास फैकल्टी एक 1.25 लाख रुपए महीने की फैकल्टी होती है, जो बहुत दूर दराज से आती है, नजदीकी भी होती है, लोकल भी हो सकती है फैकल्टी, तो कहीं की भी, अच्छा व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, और वो सब बहुत एक परिवार की तरह गुरुकुल प्रणाली पर, आज भी हम गुरुकुल पद्धति पर इनको अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। सर, जैसे आप कुछ डिटेल में बता पाएंगे गुरुकुल पद्धति से किस तरीके से रिलेट करा पा रहे हैं आज के टाइम, मॉडर्न टाइम में आप किस तरीके से ओल्ड जो हमारी बेस्ट चीजें थी, हमारे जो भारत में जो हम कंट्री इतना हमारा जो ग्रेट रहा है, उसमें एक गुरुकुल प्रणाली का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है, तो आज उसको मॉडर्न टाइम के साथ आप कैसे उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, हम लोग सब जमीन पर पैदा हुए हैं, हम जमीनी शिक्षा उनको देकर हम अक्सर बच्चों को फर्श पर बिठाने का प्रयास करते हैं। हालांकि मॉडर्न कल्चर में ये ट्रेंड चेंज हो गया, फर्नीचर होने चाहिए बच्चे, फर्नीचर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कहीं शैतान किस्म के होते हैं, उनको हम क्लासेस में फर्श पर बिठाते हैं, जिससे उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो जमीन से मिलनी चाहिए, जो भूमि से मिलनी चाहिए, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है,
और उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, जो अपने आप में उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए जमीन का एक पार्ट होता है जो फर्नीचर पर संभव नहीं है, वो हम इसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखते हुए हम उन्हें जमीन पर बैठाते हैं। जो गुरुकुल प्रणाली का यही पार्ट था कि वहां कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं थे और उनको जमीन पर बिठाकर ये शिक्षा देते हैं जिससे बच्चा पूरा अपना कंसंट्रेट कर पाता है और बेहतर ज्ञान की ओर वो मुड़ पाता है। क्या अचीव किया अब तक क्या है स्कूलों के, तो हमारे स्कूल के बच्चे आरएस भी निकलते हैं, नीट की एग्जाम में भी आते हैं और एयरफोर्स, नेवी, मेजर, कर्नल, कस्टम में, हर विभाग में टीचर्स की संख्या देखो तो, डॉक्टर्स की संख्या देखो तो 200-500 डॉक्टर हैं, सीएस हैं। ये सारी हमारी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है वो 12th के बाद हमारा बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में निश्चित रूप से क्लियर कर लेता है 70 से 80%। सर रिसेंटली आपके स्कूल को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं पूरे राजस्थान गवर्नमेंट लेवल पे, तो प्लीज उसके बारे में भी कुछ देखिए। रिसेंटली अभी 11 अक्टूबर 2021 को महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने हमें टैगोर संस्थान को संभाग लेवल पर मानते हुए और हमें पुरस्कृत किया था बेस्ट एजुकेशन फील्ड में बढ़ करने के लिए, अचीवमेंट के लिए। आपके जो अभी प्रेजेंट आप एक इतना बड़ा स्कूल कैंपस पूरा रन कर रहे हैं जिसमें आप लोग इतने मोर देन 3000 प्लस स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आगे सर यहाँ से कुछ आने वाले सालों के लिए कुछ आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे जो निकलते रहे, अब उनके लिए हम अलग से कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली जारी करें जैसे हमारा बच्चा अब एक बड़ी पोस्टों पर जाए, जैसे आरएस हमारे बच्चे निकले हैं और मेडिकल में डॉक्टर्स हमारे निकले हैं। इसके साथ साथ इस तरीके का प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे बच्चे हमारे जाए, हर घर से, हर तीसरे घर से हमारा बच्चा एक सर्विस में हो, समाज सेवा में हो, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका प्ले करे। ये जो सर अपनी लाइफ में आपने बहुत ही कम समय में जो इतना स्ट्रगल करके आपने जो सक्सेस हासिल की है, उसका कुछ सक्सेस मंत्र हम चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट है, जो ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं और जो एक छोटी सिटीज से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट है, यूथ है, उन सबके लिए कुछ मैसेज सर आपकी तरफ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सक्सेस में ठाकुर का और माँ बाप का बड़ा पार्ट होता है। सबसे पहले माँ बाप के चरणों में जन्नत होती है और सबसे पहले हम अपने माँ बाप को ही अपना भगवान मानते हुए उनके आशीर्वाद को साथ में लेके चले और इसके बाद होता है सत्य पर चले। तो आपका कहना है कुल मिला के अगर लाइफ में हम लोग अपने पेरेंट्स, तो डेफिनेटली उनको हमें पूजना चाहिए क्योंकि भगवान वही है इस धरती पे, और सत्य को अगर पकड़ के चलते हैं तो डेफिनेटली हमें लाइफ में कुछ भी हासिल करने से अपने लाइफ के टारगेट, हर व्यक्ति को अपने जीवन में शैक्षिक गुरु के साथ आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। शैक्षिक गुरु के साथ आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। जब जैसे एक पिता अपनी पुत्री को इस बचपन से लेकर शादी तक वो संयम रूपी शिक्षा देकर उसको शादी तक ले जाता है, ऐसे ही एक सदगुरु रूपी ईश्वर एक छात्र को, एक व्यक्ति को, एक इंसान को मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो हमारे जीवन में एक सदगुरु रूपी ईश्वर, वो सदगुरु जरूर होना चाहिए। सर आपके स्टूडेंट ने एजुकेशन लेवल पे तो काफी बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने एक बहुत ही एक आपके स्कूल का जो मुझे आपसे बातचीत करने पे समझ में आया, आपने अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ रहे हैं, उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक बीज आपने उनके अंदर डाला है, जो कि आजकल के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में ये चीज बहुत ही मिसिंग है। हम कहें कि इंडियन स्कूल्स में ये वाला कल्चर, आजकल हम वीडियोस भी देखते हैं कि फॉरेन में बच्चे संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वेदों का स्टडी कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे हम देखें तो इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही आपके स्कूल में एक पॉजिटिव चीज लगी कि आप लोग ये संस्कार जो हैं बच्चों को इम्बाइब करते जा रहे हैं, उनके अंदर एक सीख देते जा रहे हैं कि एजुकेशन तो है ही, उसके साथ साथ में ये हमारी जो ओल्ड हेरिटेज है उसका आपको एक स्ट्रेंथ पता लगनी चाहिए। आप उसके संस्कारों को एक स्टडी करें और अपना सेल्फ मूल्यांकन करें कि यार ये चीज बेटर है कि नहीं, तभी आप अपनी लाइफ में आगे कुछ अचीव कर पाएंगे। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उनको भी हम हथियार बना के काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल प्रांगण में ये प्रयास करते हैं, या जो भी संत महंत आते हैं इस क्षेत्र में, या फिर हम उनको अपने अनुनय विनय पढ़ना निवेदन करके भी उन संतों को यहाँ चरण पढ़वाते हैं जिससे पॉजिटिव ऊर्जा रहे। इस प्रांगण में हम गायों को भी रखते हैं। कोई भी गाय हमारी इस तरीके की मार्केट में घूम रही होती है और सर्दी के दिनों में जो अब ये जो असहाय है, चलने की स्थिति में नहीं है, उसको आके हम इस तरीके का एक छोटी सी गौशाला टाइप में 5-10 गायों के लिए एक स्थान बना रखा है, और जिससे गौ माता को जैसे 33 करोड़ देवताओं का वास बताते हैं, इस नाते हम उनको समय समय पर हमारे बच्चों से पूजन करवाते हैं
और उनको चारा डलवाते हैं जिससे उनके अंदर देने की प्रवृत्ति पैदा हो। और मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा, आज लोग बर्थडे मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम लोग संस्कार दे ही नहीं पा रहे। हमारे बर्थडे अपना अगर आश्रम में किसी ऐसे प्रयोजन के दार में होना चाहिए जहां लोगों को प्रेरणा मिले, और जो भी हमारे कोई शुभ कार्य हैं, बहुत सारे, अभी अंबानी ने किया था अपनी लड़की की शादी को, जो बहुत बड़े हमारे वर्ल्ड के या देश के तो बहुत बड़े उद्योगपति है जिन्होंने शादी को नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के श्री चरणों में किया। तो हम अपने प्रोग्रामों को हम जो पिकनिक पॉइंटों में, होटलों में मनाते हैं, बजाय इसके हम एक तीर्थ स्थान पर जाके बने, तो जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। के लिए भाई ये तो इस उम्र का बच्चा कहीं ईश्वर की सत्ता को समझ नहीं पाता कि कोई अदृश्य सत्ता है जो हमें चला रही है। इसके लिए हम बच्चों को समय समय पर ब्रज यात्रा कराते हैं, उनको परिक्रमा कराते हैं। हमारे चूंकि हम ब्रज के नजदीक हैं और ब्रज हमसे बहुत नजदीक होने के कारण हम समय समय पर बसों के माध्यम से या वैसे हम बच्चों को ब्रज यात्रा कराते हैं, उनको वृंदावन की, कभी गिरिराज जी की, कभी राधा रानी की हम परिक्रमा लगवाते हैं, उनको भोजन प्रसादी कराते हैं, जिससे उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो। और जब व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से वो उसके अंदर एक अद्वितीय शक्ति एक अंदर से पैदा होगी और वो सबको बेहतर करेगा। स्टूडेंट जिनके मदर या फादर नहीं है, या मदर फादर दोनों नहीं है, अथवा जिनकी दोनों होकर भी कहीं कोई फी पे करने में असमर्थ है, तो उनके लिए संस्था का दरबार विद बुक्स फीस सहित खुला हुआ है सदैव। और ऐसा संस्था सदैव चैरिटी के लिए करती है, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल जाना है, लेके कुछ नहीं जाना। ये दीवारों से कोई प्रेम नहीं है। हर घट घट मोरा साइया सूनी सेज ना कोई, सबके अंदर वही ठाकुर बैठा है। तो हर जीव से प्रेम करो, हर पादप पुष्प कण कण में वो ठाकुर व्याप्त है, तो सबसे प्रेम करो और सबको जीने का हक है, सबको पढ़ने का हक है। आप ऐसे पुजारी बनिए, क्योंकि शिक्षा रूपी मंदिर में कोई भी आए उसको चढ़ना मत दो, उसको कलाया मत दो, और प्रसाद के रूप में अगर भोजन मांगे तो उसको भोजन भी दो। ये आप सबका एक मानवीय दृष्टिकोण होने के नाते और हिंदू धर्म के नाते और मानव होने के नाते ये सबका कर्तव्य है, जिसका पालन करना चाहिए अच्छे से। जी, इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी स्टडी किया, तो ये निकला कि उन्होंने बताया कि सर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करवाते थे स्कूल में, और उसी का रीजन है हम आज यहाँ पर पहुंच पाए। तो सर प्लीज आप देखिए, ऐसा है, किसी भी संत के, महंत के, परमहंस के या किसी के भी ठाकुर स्वयं जब धरा पर आए तो उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया। हम तो एक सामान्य मानव है। अगर किसी भी शिक्षा को, ज्ञान को या किसी भी काम को कोई व्यक्ति, एक ड्राइवर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा तो उसकी गाड़ी ठीक नहीं चला पाएगा। एक टीचर अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, एक डॉक्टर मेंटेन नहीं करेगा, तो मरीज का इलाज बेहतर नहीं हो पाएगा। तो अगर छात्र को डिसिप्लिन रूपी शिक्षा नहीं दी गई, अनुशासित नहीं रखा गया, तो बिना अनुशासन के जीवन में किसी भी सफलता का परिकल्पना करना बेईमानी होगा, ये कहना गलत है। इसलिए डिसिप्लिन तो मस्ट और फर्स्ट है। जा रहे हैं, मानव होना चाहिए। पहले हम मानव बने, उसके बाद हम शिक्षक बने, या शिक्षित हो, या अच्छे समाज की, अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना तभी हो सकती है जब हम एक अच्छे मानव होंगे। अच्छे मानव के अंदर क्या होगा? दया होगी, करुणा होगी, लोभ लालच नहीं होगा, निंदा नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा, और वो सत्य पर रहेगा, और सबके साथ सहयोग की भावना, बस दया कुटुंबकम की भावना से काम करेगा, तो राष्ट्र निर्माण होगा। और भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसमें कोई सपना नहीं है। सपना कुछ मत देखो, आप करो। हम लोग सपना देखते हैं, सपने देखो दिन में कि हमें हमारे सामने जो मंजिल है ना, उसको फुलफिल करना है, उस काम को करिए तो आप सफल होंगे। सर एक क्वेश्चन, अभी हमने देखा ये जो कोरोना टाइम आया सर, तो कोरोना टाइम में जैसे आपने जो अपनी सक्सेस जर्नी पूरी हमें बताई, तो इसमें एक डिफिकल्ट टाइम डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए रहा होगा। उस टाइम पे कैसे आपने अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज किया, या कुछ आपको प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आई होंगी इस सेक्टर में होने के नाते? तो ऐसे ही हमें थोड़ी सी पीड़ा रही कि कोरोना वॉरियर के रूप में ये टीचर भी रहे, जो ग्रामीण परिवेश के पूरा शिक्षा जगत विशेष रूप से फेल हो गया, और वो शिक्षक जिनके परिवार केवल उस मानदेय पर ही जीवित थे, उस कोरोना काल में हमने सबको लगा के रखा, उनको जो भी मानदेय दे सकते थे दिया। और वो स्टाफ हमारा बहुत साधुवाद का पात्र है कि वो कोरोना वॉरियर के रूप में, और सभी स्टाफ वाले, सभी शिक्षक गण जो इस देश में, राष्ट्र में या कहीं भी जिन्होंने ये शिक्षा रूपी काम को किया और बिना सैलरी की परवाह किए उन्होंने इस कोरोना काल में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो सकता था संभव प्रयास किया। तो ये बुरा समय था, निकल गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मानव बुरा नहीं रहना चाहिए। मानवता बुरे समय में काम आती है, और मानवता का परिचय ही बुरे समय में होता है कि आप मानव हो या दानव हो। पूरा समझ पाया आपने। एक तरीके से
फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम नहीं आने दी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं कि उनका परिवार जुड़ा हुआ है, हम लोग अफोर्ड करने की क्षमता रखते थे, कहीं भी कुछ बेचने या देने की, जिनके पास कुछ भी नहीं था जमा पूंजी के रूप में बेचने के लिए, खुद रेंट पर रहते थे, उनसे क्या सैलरी काटोगे? ये तो सीधा सीधा ठाकुर के घर को भागोगे, ये तो किसी का मंदिर ढाना के बराबर होगा। और किसी का मंदिर ढाना तो भगवान का मंदिर ढाना है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है और मानते भी हैं। तो भगवान का मंदिर क्यों ढाया जाए? आप कर सकते हो तो करिए, और किया। सर थैंक्स अ लॉट, आपसे हमें लाइफ की काफी वैल्यूएबल लर्निंग सीखने को मिली। बिकॉज आप कहीं से भी हो, हमारा जो चैनल इसका पर्पस है पूरा वो यही है कि आप कहीं से भी आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास रिसोर्सेज हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपके इरादे अगर हैं कुछ हासिल करने के, कुछ लाइफ को अचीव करने के लिए आपने एक डिसिप्लिनरी एक्शन बना रखा है, तो उस प्लान पे लग जाइए, जुट जाइए और आपको सक्सेस हासिल देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी आपने हौसले बुलंद रखिए, कोई भी, और प्रेरणा किसी से ही मिल सकती है। आपके पड़ोस में भी कोई हो सकता है, किसी जीव से प्रेरणा ले सकते हो, प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हो। प्रकृति सदैव देती रही है, सूर्य के रूप में प्रकाश देता रहा है, पादपों के रूप में हमें छाया फल सब कुछ देते हैं, और जमीन के रूप में जो हमारे सारे अवगुणों को बर्दाश्त करती है, गुणों को और अवगुणों को, ऐसे ही हवा के रूप में जो कोरोना काल में जो लोगों ने देखा 2-2 लाख रुपए में सिलेंडर मिला था, वो हवा के रूप में ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है हम इनको समझ नहीं पाते। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, प्रकृति देने की कला सिखाती है, और इस प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के जो रखेगा और अपने कर्म पर जो रहेगा, निश्चित रूप से सफलता उन्हें दामन चूम लेगी उनका। मैं आदरणीय से कहना चाहूंगा कि आपने जो स्टार्टअप का जो चैनल चलाया है, इस तरीके का यूथ के लिए या पूरे समाज के लिए, यूथ तो एक पार्ट नहीं होता, समाज में हम सब लोग हैं। प्रेरणा जीवन के अंतिम चरण में भी ली जा सकती है, बचपन में भी ली जा सकती है, यूथ भी ले सकता है, प्रेरणा कोई भी ले सकता है। इस चैनल से के माध्यम से आप लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपने ये जो शुरू किया है, ये बहुत ही बेहतरी का काम है। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आपके स्टार्टअप चैनल के माध्यम से अगर चंद लोग भी बदल गए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे। थैंक यू सर।